तो आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम एडवांस में कराते हैं आपके कल के बाजार की तैयारी, यानी कि आने वाले बाजार की एडवांस में तैयारी। जी हाँ, चाहे वो इंडेक्स स्तरों पर हो, सेक्टर स्पेसिफिक हो, ये सारी रणनीति आपके सामने हम रखते हैं ताकि कल जब आप बाजार में उतरें तो आप क्लूलेस ना रहें, आपको अंदाजा हो कि किन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है और बाजार में जो उतार चढ़ाव है उस हिसाब से आपको रणनीति क्या बनानी है। इन सबके बीच में आपको बता दें कि मार्केट बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, आप अपने सवाल हमें यूट्यूब पर भेजिए और अपने सवालों का समाधान अगले दिन पाइए। यानी कि क्योंकि मार्केट बंद हो रहा है तो आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल हम देंगे, और जो सवाल आपने पिछले दिनों यानी कि बुधवार को पूछा था उसका जवाब आज की चर्चा में दिया जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम लिखना है, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, कितनी संख्या में, कितनी क्वांटिटी में आपने शेयर परचेज किए हैं ये जानकारी दीजिए, और आखिर में अपना नजरिया जरूर बताइए, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का। उस आधार पर हम आपकी विशेष तैयारी कराएंगे और आपको बेहतर मार्गदर्शन देंगे। तो आज अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये क्लोजिंग होते होते इन दोनों की चाल थोड़ी सी बदल गई। जी हाँ, ऊपरी स्तरों से हल्के तो हुए, हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी सपाट 26,200 के पास, बैंक निफ्टी 150 अंकों की मजबूती के साथ 59,685 के स्तर पर बंद हुआ। अब अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो मिड कैप भी फ्लैट ही रहा और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां लाल निशान में क्लोजिंग होती हुई नजर आई। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व यानी बजाज ट्विंस आज दोनों निफ्टी गेनर्स की लिस्ट में रहे। इसके अलावा श्रीराम फिनांस 1.5% चढ़कर बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी आज 1.25% की तेजी देखने को मिली। बात करें अगर हम निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट आपके सामने लाएं तो आयशर मोटर्स यहां पर 0.25% की गिरावट और निफ्टी का टॉप लूजर बना आयशर मोटर्स। अडानी एंटरप्राइजेज में 2.5% की गिरावट रही। मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो और ओएनजीसी ये सभी 1.5% चढ़कर टूटकर बंद हुए, और इटर्नल और एचडीएफसी लाइफ 1.25% गिरे। अगर हम मार्केट ब्रेथ को देखें तो बाजार बंद होने हो तक जो है वो डिक्लाइंस का पलड़ा भारी हो गया, यानी कि मुनाफा वसूली हावी हुई। 1546 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में रहे और 1351 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा, और हमारे साथ इस वक्त प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और अपना कीमती समय देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है, चूंकि इंडेक्स स्तरों पर वॉलिटिलिटी मतलब ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली नजर आई है, तो ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति जो है वो किस तरह से आगे ले जानी चाहिए, क्योंकि बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का होगा ये तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन आज के दिन होगा ये थोड़ा सा जरूर सरप्राइजिंग था। देखिए प्रशांत, मुझे लगता है कि नया हाई निफ्टी ने मारा है वो एक अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग आती है और आज शाम को हमको पता नहीं क्या एफआई का रवैया रहेगा, क्योंकि कल के सत्र में काफी बड़ी बाइंग एफआई की हो गई थी। तो मार्केट चाहेगा कि आज जो भी बाइंग हो गई है इसमें नॉट ओनली डोमेस्टिक फंड्स बट एफआईएस भी शामिल हो। ये शाम को हमको पता चलेगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि सेक्टर की बात करें तो देखिए जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है जैसे ऑटोमोटिव हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स है, उसके बाद कैपिटल गुड्स, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी, होटल्स और जो एफएमसीजी सेक्टर्स है, यहाँ पे मुझे लगता है कि काफी अच्छा ट्रैक्शन ग्राउंड पे दिख रहा है। इनफैक्ट Q3 में हमारा मानना है कि पूरी तरह से जीएसटी का जो भी कटौती होगी उसका इम्पैक्ट आपको नंबर्स में देखने को मिलेगा। और प्लस जो अभी 5 तारीख को 5 दिसंबर को जो पॉलिसी आने वाली है वहां पे अगर रेट कट होता है तो बैंकों के लिए वापस एक अच्छी पोजीशनिंग रहेगी। यहाँ पे एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये सारे विकल्प मुझे लगता है काफी अच्छे चलेंगे। आई थिंक क्लियरली मार्केट एज्यूम कर रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आए। अगर ऐसा होता है और प्लस आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री भी पॉजिटिव होती है तो आपको बैंकिंग में भी एक अच्छा पुश देखने को मिलेगा। तो ये सारे सेक्टर्स है जो मुझे लगता है कि आपको फोकस करना चाहिए। यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है अगले साल भर के लिए अगर कोई आउटलुक लेता है। तो कौन से सेक्टर्स आपको रडार पे रखने हैं वो बता दिया अविनाश जी ने, और इंडेक्स स्तरों पर कल जब आप बाजार में उतरें
तो किन लेवल्स पे आपको अपनी रणनीति बनाकर चलनी है, उसे बताने के लिए हरीश जुजारे साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमें बताइए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किन लेवल्स पर अब कल ध्यान दिया जाए। निफ्टी तो फ्लैट क्लोजिंग हुई है, बैंक निफ्टी तो फिर भी कम से कम 200 अंक मजबूत होकर क्लोजिंग लेता हुआ नजर आया। गुड गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज निफ्टी तो नया हाई तो बनाया, लेकिन ऊपरी संतुलन से थोड़ा बहुत बिकवाली भी देखने मिली। अगर देखा जाए तो टेक्निकली सपोर्ट्स की बात करते हैं तो निफ्टी के 26,100 एक अहम सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट्स होल्ड करना चाहिए जब तक इसके ऊपर है जो कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट रहेगा। और जल्दी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अपसाइड का रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है 26,350 और 26,500 लेवल देखने मिल सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी जो लेवल से देखने मिला है, लेकिन अभी भी चार्ट्स में कोई मेजर वीकनेस नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ा साइडवेज हो सकता है निफ्टी एक दो दिनों के लिए। अगर वही चीज बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में लगातार एक तेजी देखने मिल रही है। लग रहा है कि बैंक निफ्टी हर डिप में बाय करने की सलाह रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से एक सेटअप है, जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में, मुझे लग रहा है कि 60,000 का लेवल जल्दी ही देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी क्लियरली एक बयान डिप का स्ट्रेटेजी मेंटेन करके फॉलो करना चाहिए कल के लिए। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति बैंक निफ्टी में आपको नजर रखनी है। लेवल्स मैं निफ्टी के जरूर बता देता हूं जो हरीश जी ने बताए। 26,100 एक अहम सपोर्ट है, ये जब तक कायम है तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। यहां से ऊपर के लक्ष्य जो हैं, अगर ये लेवल इंटैक्ट रहता है तो आपको 26,500 तक के नजर आ सकते हैं। चलिए अब आपके सवालों को अपनी चर्चा में लेकर आते हैं। और पहला सवाल जो है वो हमारे दर्शक की तरफ से आया है, और ये सवाल आया है पुणे से। आशा पांचाल जी का सवाल लेते हैं। और आशा पांचाल जी ने पूछा है कि हुडको में क्या किया जाए। इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 139 की है, और इनके पास 100 शेयर हैं। फिलहाल फायदे में है हुडको में। 139 अच्छे लेवल पे इनकी खरीदारी है, और नज़रिया शॉर्ट टर्म का है। चूंकि शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो हरीश जी मुझे आपसे ही राय लेनी होगी। हुडको शॉर्ट टर्म के नज़रिए से 139 की बाइंग कैसे लगता है आपको? प्रशांत जी, अगर देखा जाए, देखिए हुडको में एक थोड़ा वोलेटाइल व्यू देखने मिल रहा है लास्ट कुछ दिनों से। लेकिन स्टॉक जो है मेजर मूविंग एवरेज जो है 250 और 20 सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आए। लेकिन एक ही चीज है कि स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा छोटा सा मेजर रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं, जहाँ पे 245 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि ये क्रॉस ये निकलना चाहिए। अगर ये निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद एक बड़ी सी तेजी देखने मिल सकती है हुडको में, जो कि नेक्स्ट लेवल देखने मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 250 से लेकर 280 तक भी लेवल देखने मिल सकते हैं हुडको में। लेकिन जो लेवल मैंने बताया 245 वो अहम लेवल है, उसको निकालना जरूरी है। लेकिन अगर नीचे के लेवल्स में देखे तो सपोर्ट्स अभी भी स्ट्रांग है, इंटैक्ट है, हायर टॉप हायर बॉटम भी इंटैक्ट है। और 225 का इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के पोजीशन में लग रहा है कि 200 मूविंग एवरेज 220 का लेवल है। जब तक इसके ऊपर होल्ड है, तेजी बनी रहेगी स्टॉक में, और उनको होल्ड रहने की सलाह रहेगी मेरी तरफ से। और आगे के आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही जो हैं टारगेट्स वो बता दिए हरीश जी ने। बढ़ते हैं आगे, राजेश जी का सवाल लेते हैं। लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है। अविनाश सर, मैं आपके पास आऊँगा। गुजरात गैस पर राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस 581 581 की है। फिलहाल इनके भाव से नीचे स्टॉक का 400 रुपये के आसपास जो है वो गुजरात गैस ट्रेड कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, बताइए क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनका नजरिया साल 1.5 साल का है तो गुजरात गैस में ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गुजरात में जो नेचुरल गैस पाइपलाइन का जो काम करता है वो ये कंपनी करती है, और ब्रिटिश गैस इसमें मेजर हिस्सेदारी रखती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एमएनसी कंपनी है और काफी अच्छी वेल मैनेज्ड है, कैश फ्लोज अच्छे हैं। आई थिंक बीच में हमने देखा है कि जो गैस प्लेयर्स है वहां पे थोड़ी बहुत कटौती इसलिए आई थी क्योंकि गैस के प्राइसेस इतने ज्यादा बड़े नहीं थे। मेरा मानना है कि देखिए, अगर इनका नजरिया साल 1.5 साल का है, थोड़ा सा एवरेज करिए और नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि ये बिजनेस बहुत स्टेबल है। और अभी क्रूड के प्राइसेस कम है, तो सीएनजी के प्राइसेस, नेचुरल गैस के प्राइसेस में शायद थोड़ा सा एक आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को केटर करती है। तो मेरा मानना है कि कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम रखिए, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक पोजीशन होल्ड करने की राय रहेगी। लॉस में पोजीशन मत काटिए। लॉस में पोजीशन मत काटिए, 1 से 1.5 साल का नज़रिया रखिए। और किन किन वजहों से बहुत ही स्ट्रांग जो हैं वो आउटलुक बन रहे हैं वो भी आपको अविनाश जी ने बताया।
दीपू राउत का सवाल लेते हैं और इनको जियो फाइनेंस पर राय चाहिए। हरीश जी, 160 शेयर हैं इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस है 309 रुपए की। और जाहिर सी बात है, थोड़े से इनको चिंता ज़रूर है क्योंकि इनके भाव से थोड़ा ही नीचे स्टॉक का पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा। प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो देखिए सारे मेजर फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक अच्छा रैली देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर कैपिटल गुड्स में मार्केट्स में भी देखा है तो वहाँ पे भी एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो अगर जियो फाइनेंस का भी देखा है तो एक मिक्स एंड मैच कर लेके चल सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टेक्निकली भी देखा जाए तो स्टॉक प्राइस 200 मिनट के ऊपर कन्वीनियंसली होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेशन में हो स्टॉक प्राइस है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर इसमें तेजी का रुझान दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से सपोर्ट 290 के पास सपोर्ट लेके रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जल्दी तेजी देखने मिल सकती है। एक छोटा सा शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस जोन है 320 के अराउंड। अगर 320 का लेवल अगर क्रॉस कर देता है, मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रैली देखने मिल सकता है, जहाँ नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे 340 और 345 के लिए। तो मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए। कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे लग रहा है कि इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म का ट्रेडर है तो 290 के स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर ट्रेडर है तो मुझे लग रहा है कि इनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। चलिए, 320 का लेवल ध्यान रखिए, वहां से एक अपवर्ड ट्रेंड नजर आ सकता है और कहीं ना कहीं आपको बने रहने की सलाह। संजीव हैं आसाम से, इन्होंने सवाल पूछा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पे अविनाश सर राय जानना चाहते हैं और इनके पास 280 के भाव पे ये शेयर पड़े हुए हैं और यहाँ पर फायदा भी इनको होता हुआ 280 की इनकी बाइंग है। बताइए क्या करना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखो इन्होंने काफी अच्छे एंट्री लेवल स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से अगर इनको कैपिटल की जरूरत नहीं है तो कंटिन्यू टू होल्ड, क्योंकि देखिए अभी भी इनके पास 75-80 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और डिफेंस में काफी वेल नोन कंपनी है। सरकारी कंपनी होने के कारण काफी सारा डिफेंस का बिजनेस इनको मिलता है और जिस प्रकार से डिफेंस में गवर्नमेंट का फोकस है, मेक इन इंडिया को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो आने वाले 2 साल भी कंपनी के लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो अभी तो स्टॉक काफी बढ़ चुका है। मेरे ख्याल से जो पहला टारगेट रहेगा वो 440 450 रहेगा। तो मेरे ख्याल से तब तक होल्ड करें, उसके बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो इससे भी अच्छी प्राइस रिवॉर्ड और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से भी मिल सकता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर आपको ये राय मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हमें यूट्यूब पर भेजते रहिए, हम उन सवालों के जवाब कल देंगे। फिलहाल बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो हरीश जी, सबसे पहले आप बताइए आपकी टॉप पिक आज के लिए। हरीश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल प्रशांत जी जी। जी, अपनी टॉपिक बताएं, वीआईपी पिक। मेरा टॉपिक रहेगा कल के लिए, देखा जाए तो मुझे क्यूमिंस इंडिया रहेगा। देखा जाए तो कमिंस इंडिया में मुझे लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन था छोटा सा, उसके बाद फिर से एक बार रिवर्सल आते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक हायर टॉप हायर बॉटम है और ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और मोमेंटम बढ़ सकता है। तो कमिंस इंडिया बाय पर खरीदारी की सलाह 4600 के लक्ष्य के लिए 4350 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अविनाश सर, अपनी रिकमेंडेशन बताइए। इनफैक्ट प्रशांत, मेरे पास एक लार्ज कैप और एक मिड कैप स्टॉक है। लार्ज कैप में हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। देखिए ये एक दिग्गज ऑटो प्लेयर है और पिछले साल करीबन 15,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल हमको लगता है कि 16,500 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। सबसे बड़ी बात, ऑटो जो यूवी बिजनेस में ये मार्केट लीडर है, ट्रैक्टर में भी मार्केट लीडर है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो अभी इनका जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो सेकंड हाफ में हमको लगता है कि अच्छी ट्रैक्शन आएगी। तो 6 to 12 मंथ्स का नजरिया कोई रखता है तो 3,950 4,000 का टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग बेट है मिड कैप में, जो वर्क स्पेसेस में काम करता है। कंपनी का नाम है ईएफसी। ये पुणे बेस्ड कंपनी है। पिछले साल इन्होंने 650 करोड़ पे 141 करोड़ का प्रॉफिट किया था। फर्स्ट 6 मंथ्स में ऑलरेडी 107 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछले 6 मंथ्स में 53 करोड़ था। इनकी करीबन 75,000 सीट कैपेसिटी है और मुझे लग रहा है कि इस प्राइस पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठ सकता है। मेरे ख्याल से करीबन 360 375 का टारगेट प्राइस अगले 12 से 15 महीने में पॉसिबल है। तो ये हमारी तरफ से 2 पिक्स। ईएफसी और इसके साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद आता हुआ इस वक्त अविनाश सर को। शुक्रिया करेंगे अविनाश सर। इसके साथ ही हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय देने के लिए।
इसी के साथ कल की तैयारी में इतना ही। अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, हम कल उन सवालों के जवाब देंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।